नमस्ते, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली बहुत सारे स्टॉक के बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। बहुत सारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं। कौन से स्टॉक नीचे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन से स्टॉक के रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए एकदम ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में हमें भी मेहनत लगती है और देखने के लिए आपको भी मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट आगे जाके आप मिस ना करो। कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे कि जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 98,000 करोड़ की कंपनी है। बैक टू बैक हाइज बनाते हुए स्टॉक ऊपर जा रहा था, बट अब फिर से नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इनका रिजल्ट अगर आप देखो ना तो 2400 करोड़ का नेट सेल्स, जहां पे 338 करोड़ का नेट लॉस है। फिर भी एक अपसाइड मूव कंसिस्टेंटली इनकी नजर आ रही थी। रीजन बिहाइंड दैट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन का प्लान किया था। हैदराबाद एयरपोर्ट उनको एक्सपांड करना था, मुंबई एयरपोर्ट पे वो कुछ काम कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल एयरपोर्ट्स पे उनके काम चल रहे हैं ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ जाए। गलती से मैंने मुंबई बोला, दिल्ली एयरपोर्ट पे उनका काम चल रहा है। सो मल्टीपल एयरपोर्ट से उनका रेवेन्यू एक्सपांड करने के लिए और एयरपोर्ट पे उनके फंक्शनलिटी एक्सपांड करने पे उनका काम चल रहा था। बट अगर रिजल्ट देखो तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहे। अब अगेन बारिश का रीजन हम यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि फ्लाइट जो फ्लाई कर रही थी उनकी क्वांटिटी बारिश के मौसम में कम हो जाती है और फ्लायर्स की संख्या भी कम हो जाती है। बट मेरे हिसाब से जो भी ये लॉसेस बुक कर रही है कंपनी, एक 2 साल के अंदर कम से कम इनको प्रॉफिटेबल बनना होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना होगा, क्योंकि इनका लोन बुक देखो ना तो अच्छा खासा लोन बुक बढ़ चुका है। बोरोइंग समथिंग 35,000 करोड़ का इनका बोरोइंग है, रिजर्व माइनस में है, बैलेंस शीट इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इस कंपनी में अच्छे खासे इन्वेस्टरों ने पैसा लगा के रखा है। अब क्यों लगा के रखा है और उनका व्यू क्या है वो जाने, बट जीक्यूजी पार्टनर जैसे बड़े बड़े जाइंट्स ने इनमें पैसा लगाया हुआ है। उनके हिसाब से ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, वो इनका हिसाब किताब है। बट बैलेंस शीट देखें तो वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। SJVN बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्टॉक और बहुत सारे रिटेलर के पास चर्चा में ये स्टॉक होता है। बट एक चीज आपको बता दूं, SJVN हो या आप बोल सकते हो सुजलॉन, क्वांटिटी बहुत कम रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे पास सुजलॉन है, मेरे पास SJVN है, देखो इतना बढ़ गया। बट तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए की और टोटल आपने इन्वेस्टमेंट करा है ऐसे स्टॉक्स में 1,000, 2,000, 5,000, मतलब आपके ओवरऑल फोलियो के हिसाब से या टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हार्डली 0.5% या 1% भी इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसे स्टॉक में नहीं होती है। अगर SJVN की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रमोटर स्टेक्स 81, आप सीधा 82 बोल सकते हो, 82% अवेलेबल है प्रमोटर के पास। वो किसके स्टॉक्स है? अब गवर्नमेंट के स्टॉक है, क्योंकि गवर्नमेंट वाली कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनके पास ये स्टेक्स है। धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं, इनको 75 तक इसको लाना ही होगा। धीरे धीरे ये डायल्यूशन इनका चालू है। FIIs 2%, 2.5% के आसपास है। DIIs के पास 4% के आसपास स्टेक है। पब्लिक के पास 12% है। पब्लिक के स्टेक अब बढ़ चुके हैं जब से स्टॉक बढ़ चुका है। पहले से बहुत कम पब्लिक थे, अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इस स्टॉक में। रीजन बिहाइंड दैट एक ग्रोथ दिखती है, छोटा स्टॉक दिखता है, प्राइस कम दिखती है। 144 रुपीज पे आज ये ट्रेड कर रहा है, इसीलिए लोगों को अट्रैक्टिव प्राइस लग रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे 870 करोड़ का नेट सेल है, जहां पे 350 करोड़ से भी ज्यादा नेट प्रॉफिट है। भाई साहब 74% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब ये फ्लक्चुएट करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो एनर्जी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ये लोग काम करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे नजर आता है। कंपनी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल है, आपको पता ही है। ग्रीन एनर्जी में बहुत ज्यादा कंपनी काम कर रही है और कंसिस्टेंटली स्टॉक ग्रो हो रहा है। बट रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बिल्कुल अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। यस बैंक की एक न्यूज आ रही है, जहां पे SBI अपने स्टेक, जो भी मुझे लगता है 24 या 26% SBI के पास उनके स्टेक्स है, वो बेचने का प्लान शायद SBI कर सकता है। बहुत बड़ी न्यूज है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्लान है ना पिछले 5 से 6 बार लीक हो चुका है। अब कंपनी क्या बोलती है बाद में आके, SBI हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नजर आ सकता है। 2024 जनवरी फरवरी के बीच हमने एक वीडियो बना के बोला था, मुझे लगता है एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, फरवरी के 10-12 तारीख को ये स्टॉक में ग्रोथ आ चुकी थी। सब लोगों को लग रहा था कि अब ये 30-32 पे जा चुका है, इसका मतलब अभी रुकेगा नहीं, फिर से 100 रुपए तो मिनिमम टच कर ही देगा।
एक सिंपल मैं बात आपको बता देता हूं कि आज भी यस बैंक महंगा है एज कंपेयर टू टॉप लिस्टेड बैंक्स जो कि बहुत अच्छी बैलेंस शीट होल्ड करती है। एसबीआई जब भी देखो आपको बेटर देन यस बैंक नजर आएगी, एचडीएफसी बैंक बेटर देन यस बैंक नजर आएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक के नाम मैं ले सकता हूं जो कि कोई भी बंदा बोलेगा कि बेटर है एज कंपेयर टू यस बैंक। बैलेंस शीट के हिसाब से बोल रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट हैंडलिंग और कंपनी भी बोलो, मुझे नहीं लगता कि यस बैंक सबसे बेटर है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप मान रहे हो 19-20 हो सकता है, चलो आपके हिसाब से अगर मैं बोलूं ना कि चलो यस बैंक में सब कुछ सही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, चलो मान लिया। इसका मतलब जो अभी लिस्टेड कंपनी है या जो भी अभी बैंक्स है उनके लेवल पे ये लोग काम कर रहे होंगे, उनसे तो बहुत तगड़ा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो कर रहे होंगे तो उतनी ग्रोथ नजर आती है, वो तो नजर नहीं आ रही है। अगर ये बैंक बाकी बैंकों के साथ ही उसी लेवल पे काम कर रहा है तो इसका पीई इतना महंगा क्यों होना चाहिए? 5 गुना 10 गुना महंगा वैल्यूएशन हम क्यों दे एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आप मान रहे हो। इसका मतलब आज जो भी इसका प्राइस चल रहा है वो महंगा है, 23-24 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये भी प्राइस महंगी है। आप बोलोगे कि अरे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, 32-33 पे ये स्टॉक गया था, अब 23 पे है, 10 रुपए सस्ता हो चुका है, इसका मतलब ये सस्ता हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सिंपल बात समझ लेना कि आज भी ये महंगा है। हाँ, टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, हजार चीजें हैं, मैं मान रहा हूं, बट दिक्कत ये है कि स्टोरी भी अच्छी खासी बनेगी, बट कैसे बनेगी? सस्टेनेबल ग्रोथ से ही बनेगी। सडनली कोई बिजनेस इनके पास आने वाला नहीं है, सडनली 10 गुना 20 गुना बनेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आएगी, 10%, 15%, 20%, 25% से ग्रो होंगे, 30% से होंगे, और ज्यादा क्या करेंगे? तो वही ग्रोथ स्टॉक में भी दिखनी चाहिए। अगर कंपनी बढ़ रही है 15% से 20% से और स्टॉक बढ़ रहा है 50% से 30% से 20% से, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे मुझे लगती है जब ऐसे स्टॉक मूव करते हैं तब। अब फंसे कौन? रिटेलर। इसीलिए बार बार कहता हूं कि अगर फंसना ही है ना तो कहां फंसना है? अच्छे स्टॉक में फंसो ना यार। मतलब कभी ना कभी तो वो मेरा स्टॉक रिकवर करेगा, कभी ना कभी तो वो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। रीजन बिहाइंड दैट मैं एक बढ़िया बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं खराबी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो कभी भी आपको रिटर्न अच्छे मिलने की संभावना ज्यादा नजर नहीं आएगी। सिंपल भाषा में अगर बोलना है तो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़िया कभी भी नहीं होगी जब आप खराब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, 10 स्टॉक है खराब, 10 स्टॉक है बहुत बढ़िया क्वालिटी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया, इसमें भी मैंने इन्वेस्ट किया। इस 10 में से ना 3-4-2 स्टॉक ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी जब मार्केट अच्छा खासा काम करेगा या बैलेंस शीट भी ठीक ठाक बनेगी। बट यहाँ पे 10 में से कम 8 स्टॉक तो ऊपर जाएंगे, 7, 8, 9 स्टॉक, 10 भी जा सकते हैं, बिकॉज दे ऑल स्टॉक्स आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। तो ये सिंपल मैथ्स हमें लगाना है, सिंपल कैलकुलेशन हमें करना है, बैलेंस शीट देखनी है और इन्वेस्ट करना है। अगला स्टॉक की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। स्टॉक रॉकेट है। आज एक ही दिन में स्टॉक ने बहुत अच्छी खासी उछाल दिखाई है, जिसका पी आज 95 के रेंज में चल रहा है। इंडस्ट्री पी 49 के आसपास है, जहां पे सेल्स ग्रोथ 22% 3 साल की नजर आ रही है। इसका मतलब सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है। 5000 करोड़ का इनका सेल्स है, जहां पे 316 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% है। जिस स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% है, सेल्स ग्रोथ 20% से हो रही है, उसका स्टॉक की ग्रोथ जो अभी इसकी दिख रही है वो उतनी एक्चुअली नहीं होनी चाहिए थी। बट जिस लेवल पे अभी ये आ रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, इसका मतलब एक फास्ट मूव ये दिखा रहा है। आगे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये स्टॉक का अगर आप अच्छे से ध्यान रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी ये गिरता है तब एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन जाती है। ऑल टाइम हाई पे लेने का कोई मतलब नहीं बनता। रीजन बिहाइंड दैट कि फिर से करेक्ट हो सकता है। जब भी मार्केट में डाउनसाइड रैली आए या उस सेक्टर की चर्चा कम हो जाए, तब वो प्रॉपर सेक्टर में जब करेक्शन दिखेगा, इस स्टॉक में भी अच्छा खासा करेक्शन दिखता है, हम फंस जाते हैं। इसलिए आपको एक काम करना है, इन्वेस्टिंग करते वक्त ना स्टॉक के पैटर्न्स देखने हैं, सेक्टर के पैटर्न्स देखने। कई सेक्टर में क्या होता है कि एक माइनर रिट्रेसमेंट आ जाता है, अगेन अप एंड अप जाता रहता है। वीबीएल का वगैरह चार्ट जाके आपको देखना है, आपको पता चल जाएगा, कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में रहता है। बट कई स्टॉक में आपको बता देता हूं कि ऊपर जाते हैं, बहुत ज्यादा नीचे आते हैं, 20% 30% करेक्ट होते हैं, फिर से ऊपर चले जाते हैं, फिर से 20-30% करेक्शन, फिर 50% ऊपर, ये रैली उसकी चलती रहती है, या 1-2 साल कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। तो वैसे माहौल में स्टॉक में फंसना नहीं है। आपको लगेगा क्या, समझो ऐसे स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया जो अच्छा खासा मूव नहीं देता है, 1-2 साल रेंज में अटका रहता है, और टॉप में आपने इन्वेस्ट कर दी।
अगर समझो 2 साल वो टाइम पास कर देता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके 3 साल के बाद रिकवर करने लगता है और बॉटम से 50% ऊपर जाता है, बट ऑलरेडी आपने ऊपर इन्वेस्ट किया था ना, आपके जो रिटर्न जनरेट हुए वो तो 15-20% ही होंगे, एवरेज 10-12% ही 3 साल का आएगा या 4 साल का आएगा। क्यों? क्योंकि आपने टॉप पे इन्वेस्ट किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया और फिर सडनली स्पाइक दी 50%, यहां से 50%, यहां से 50% नहीं। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रख लेना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो जिनके फोलियोज में देखता रहता हूँ, जिनसे मैं बातें करता रहता हूँ। प्रॉब्लम ये है ना उनकी कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, सर 10 साल से इन्वेस्टमेंट किया हूँ। अब रिसेंटली मैं मेरे एक अच्छे क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, बहुत अच्छे क्लाइंट है, बहुत ही बड़े जेंटलमैन है वो। मुझे लगता है वो वीडियो मेरे देखते होंगे, उनका बिजनेस है, मल्टीपल मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, मे बी वो सुन भी रहे होंगे, कमेंट करके बता देना आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका बहुत तगड़ा फोलियो है, सीआर में इन्वेस्टमेंट है, 10 साल 15 साल 20 साल से स्टॉक होल्ड कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये सर ये मेरा स्टॉक जो है ना, ये 3 गुना बढ़ चुका है, ये 2 गुना बढ़ चुका है, इसको 80% रिटर्न है, इसको 70% रिटर्न है। ओवरऑल मेरा फोलियो अगर देखो ना आप तो 3 गुना बढ़ चुका है। एक चीज याद रखना सर, 15 साल से जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना, ये सारी चीजें मैंने उनको एक्सप्लेन कर दी है। उनका कंसर्न क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो फोलियो वो 15 साल से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उसका अगर XIRR निकाले तो 10% के आसपास आ रहा है। मतलब मैं इन्वेस्ट करके 8 से 10% कमा रहा हूं, जहां पे 15 साल पहले अगर आप जाओ तो बैंक भी आपको 10, 11, 12% रिटर्न देती थी। ये चीज क्लियर है आपको? अगर मैं वही पैसा बैंक में रख देता तो आज वो उतना ही बनता जो मैंने स्टॉक में लगा के बनाया है। ये इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां से मार्केट बहुत एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है और मेरे पास ऑप्शन बहुत अच्छे खासे हैं और जिस स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें से कुछ स्टॉक बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसका मतलब हमें वो निकालनी चाहिए। अब बात आई कहां पे कि सर हम तो वो निकाल देंगे, या निकाल भी दिए, बट उसके बाद में कंसर्न ये क्रिएट हुआ कि वो निकालने के बाद सर 3 लाख रुपए टैक्स बना। बिल्कुल बना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपए टैक्स बना, बिल्कुल बना। इस पे दिक्कत यह है कि सर 2-3 लाख अब भरना पड़ेगा। अरे सर 2-3 लाख भरना पड़ेगा, मैं मान रहा हूं, बट 50 लाख का इन्वेस्टमेंट पे अगर 2-3 लाख रुपए भर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन बिहाइंड दैट कि 50 को हम 70-80 करा सकते हैं, बट इसी स्पीड से वो ग्रो होता जाएगा ना तो 50 का 55 हो जाएगा। अगर उसका 60-70 भी बन जाता है तो 15-20 लाख एक्स्ट्रा बन रहे सर अपने। तो उस पर हमें फोकस देना चाहिए। यह मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूं कि जो भी मैंने पैसा पसीने से कमाया हुआ है, मेहनत करके कमाया हुआ है, मैंने पैसा कमाने के लिए मेहनत की है ना, तो पैसे ने भी मेरे लिए मेहनत करनी चाहिए, अदरवाइज फायदा कुछ भी नहीं है। सुबह उठ के शाम तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और कबर्ड में रख देते हैं, जेब में रख देते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग आपके पास होना ही चाहिए। ये मैं 100 बार बोल चुका हूं, 2-3 नंबर दे रहा हूं, कॉल करो, इंफॉर्मेशन लो, किस प्रकार से प्लान किया जाता है समझने की कोशिश करो। सीखना है सीखो, इन्वेस्टमेंट अब नहीं करोगे ना भाई साहब कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि निफ्टी का अगर आज आप लेवल देखो, हमने बात ही नहीं करी निफ्टी की, आज मार्केट ओपन होते ही बहुत अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही थी, फिर से मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश करी, 24,100 के आसपास निफ्टी आ चुका था। बहुत तगड़ी गिरावट हमें नजर आई है इन स्टॉक्स में। अदानी के सारे स्टॉक अभी भी रेड में है, एक स्टॉक छोड़ के जिसका नाम है अदानी इंसॉल। मतलब अब ये स्टॉक आ रहा है नीचे, बट इतना ज्यादा भी बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में ये सीधा आज 3.5% ऊपर जा चुका है। बहुत अच्छी खासी ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है। बट एक चीज बता देता हूं, पीटा हुआ स्टॉक है, रेंज बाउंड है, कोई मजा नहीं है। फिर भी एक ही स्टॉक इनका ग्रीन में दिख रहा है, बिकॉज जो ऑलरेडी मर चुका है और क्या मरेगा, सिंपल है। उसके बाद अगर बाकी स्टॉक अगर आप देखो, अदानी बिलमार वगैरह, ये सारे रेड जोन में है। भाई साहब एक चीज मैं क्लियर आपको बोल देता हूं, शांति लो, देखो, आराम से सोचो, फिर इन्वेस्ट करो अगर ऐसे स्टॉक में जाना ही है तो। अभी MSCI इंडेक्स ने लास्ट टाइम इनके ऊपर एक्शंस लिए थे जब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आए थे। इस बार कोई भी एक्शन अदानी के ऊपर नहीं लिया गया। रीजन बिहाइंड दैट कि MSCI को नहीं लगता है कि एलिगेशन सही होंगे और इससे स्टॉक पे कोई इंपैक्ट होगा, या स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए MSCI इंडेक्स या MSCI मॉर्गन स्टैनली का जो भी इंडेक्स है वो ग्रुप आराम से इनको होल्ड कर रहा है। अब समझने वाली बात है कि जेन्युइनली अदानी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या हमें। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्रोडक्ट देख रहे हो तभी आप अदानी के स्टॉक की तरफ जा सकते हो। कल भी मैंने बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेन आपको किया था कि जब भी कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, एक कहानी मैंने बताई थी, वो सेम कहानी अभी भी मैं रिपीट कर सकता हूं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है भाई साहब, इतना आसान नहीं है इसको डुबाना। तो समझ जाना कि इतना पैसा वो लेके बैठा है ना, आग लगा सकता है सारी दुनिया को,
इतना पैसा पड़ा है उसके पास। आप कहाँ का पैसा देख रहे हो पता है? आप जज उसको कर रहे हो कि ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, 10th लार्जेस्ट, मान रहा हूं इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट बनता है, मान रहा हूं। कहां से बनता है? मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप कहां का है? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का। अब मजेदार चीज बता देता हूं, इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं, जो विनोद अदानी साहब बैठे, कहां बैठे? बाहर बैठे। असली पैसा कहां पे है? बाहर में है। वैसे कैलकुलेट करो ना, तो एक्चुअल रिचेस्ट पर्सन वही है इंडिया के। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, चलो उस पर घुसना नहीं है हमें, बट समझ जाना बहुत पैसा पड़ा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कुछ स्टॉक की तरफ जिनका रिजल्ट आ चुका है। नायका की बात करेंगे। नायका का रिजल्ट आया है जहां पे ऑलमोस्ट 1750 करोड़ का सेल है, वहां पे नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का नजर आ रहा है। 55,000 करोड़ की कंपनी जिसका मार्केट कैप, उसका पी रेशो है 1400, 1400 पी रेशो हम इसको दे रहे हैं। अब मजेदार चीज मैं बता देता हूं कि अब 1400 सच में पी इनको देना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। अब ये जेन्युइनली 1400 पी रेशो है क्या? अब कैलकुलेशन थ्योरेटिकल करने जाओ तो है ऑलमोस्ट 1400 पी रेशो इसका हम मान रहे हैं। जिस प्रकार की इनकी सेल्स ग्रोथ है आपको समझ में आ जाएगा कि समवेयर अराउंड 37% की सेल्स ग्रोथ है और 5 साल की सेल्स ग्रोथ 41% है। अब ये सेल्स ग्रोथ 37 से धीरे धीरे नीचे आएगी ऐसे मुझे लगता है। आप बोलोगे 5-10% पे आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आने वाले 5 सालों में ये अबव 30 रह सकता है, बट एवरेज 30 के आसपास इनकी सेल्स ग्रोथ आ सकती है एज पर माय एनालिसिस। मैं एनालिसिस बिजनेस की कर रहा हूं, स्टॉक की बिल्कुल भी नहीं। यहां तक आज आप समझ गए। अब मेजर पॉइंट आप समझ लेना, कंपनी कर क्या रही है। कंपनी ने क्या किया कि उनका जो सेल्स है वो बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत करी है, बहुत एडवर्टाइजमेंट की, इसीलिए उनका जो अभी क्वार्टर का सेल्स है वो 1700 करोड़ हुआ, बट प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 14 करोड़। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मुझे मार्केटिंग करना है, कैटरीना कैफ को दिखाना है, उसके साथ साथ आलिया भट्ट को दिखाना है, बढ़िया से बढ़िया हीरोइंस को मुझे पोर्ट्रे करना है, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे मुझे एड रन करने हैं, क्योंकि जब तक आप रिलेवेंट हो ऑन द मीडिया तब तक ही आपका सेल्स चलता रहता है। जब तक आप संकेत आवटे का चेहरा देख रहे हो तब तक ही आप रीच मी में इन्वेस्टेड रहोगे। मैं आपको दिखूंगा ही नहीं, ऑनलाइन आऊंगा ही नहीं, तो नए लोग मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा ये बंदा कौन है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे रिटर्न्स है, किस प्रकार से इनका एनालिसिस चलता है। ये तो आप मान रहे हो। सेम चीज यहां पे भी हो रही है। अब बहुत ज्यादा एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा फंड्स, बहुत ज्यादा इन्फ्यूजन, सब कुछ चल रहा है। अब आते हैं अगली चीज पर। अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, बिल्कुल सही है, यहां से भी इनके मार्जिन इंपैक्टेड ही रहेंगे। बट एक अलग व्यू से मैं आपको चीजें दिखाना चाहता हूं। कौन सा व्यू है? एग्जाम्पल लो लेंसकार्ट का। अब इनका और लेंसकार्ट का क्या संबंध है? दोनों भी ऑनलाइन सेल्स करने वाली कंपनी है, ई कॉमर्स के साथ उनका सेल्स चलता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनका धंधा आता है, ये सिंपल आपको बताएं। अब मजेदार चीज ये है कि लेंसकार्ट क्या करता है, ऑनलाइन चश्मे बेचता है। अब उनको पता चला कि भाई साहब चश्मा जो पहनने वाली चीज है ना, वो जाके देखना पड़ता है पहन के, यार मुझे ये बढ़िया लगता है, वो बढ़िया लगता है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये कंफर्टेबल है, ये जेब के लिए अच्छा है, ये सारी चीजें देख के मैं चूज करता हूं। तब तक मैं करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। मे भी फ्रॉड हो सकता है। दिखाओगे एक, साला घर में भेजोगे एक, तो मैं क्या करूं? कचरा क्वालिटी आ गई तो मैं क्या करूं? बहुत ज्यादा हेवी आ गया तो मैं क्या करूं? लाइट आ गया तो मैं क्या करूं? ये सारी प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले जो ब्रांडिंग की, जैसे कोलगेट ने की थी, अरे यार वो जो मिश्री से दांत साफ करते हो ना, बहुत गंदी चीज है, उसमें कोयला होता है, नहीं करना चाहिए। फिर रिसेंटली वही कोलगेट ने कोयला वाला टूथपेस्ट निकाला, आपको पता है, ब्लैक वाला होता है, हर्बल टूथपेस्ट निकाला उन्होंने। तो सेम इन्होंने किया। ऑफलाइन जाओगे ना, दुकानदार के बीच में बहुत सारी चेन रहती है, वो चश्मा नहीं खरीदने का उनसे, क्योंकि वो बहुत महंगा लगता है, इसीलिए ऑनलाइन खरीदो। अब लेंसकार्ट ने ऑफलाइन स्टोर डालने शुरू किए, उससे उनका धंधा स्पाइक हो गया, हाइक हो गया, बढ़ गया। फ्रेंचाइजीज दी, फ्रेंचाइजी की भी वाट लगा दी उन्होंने। अब जहां जिस फ्रेंचाइजी का सेल बहुत अच्छा होता है, उसी के सामने अपना खुद का स्टोर लगवा दिया, या उसको बोल दिया बेचो मेरे को, मैं खुद चलाऊंगा, अब तुम दिमाग मत लगाओ इधर। इसका मतलब वो धंधे में मुझे नहीं जाना है। बहुत सारा एनालिसिस मैंने लेंसकार्ट का किया है, बट लिस्टेड नहीं है, अदरवाइज एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं बना देता। सेम अब यहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे? FSN। FSN ये क्या चीज है? नायका की बात कर रहा हूँ सर, उनकी कंपनी का नाम है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर में उतर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे घर के बगल में स्टोर है, अगर मेरे एरिया में वो स्टोर है, मैं बार बार जाऊंगा,
ऑनलाइन लेने के लिए मुझे याद नहीं रहेगा, मैं रीजन बता देता हूं आपको। अगर मुझे एक लिपस्टिक लेनी है, मैं तो लगाता नहीं हूँ, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नायका पे वही मिलेगा ना लिपस्टिक, ये वो सारी चीजें। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मेकअप किट्स, बट सिंपल मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मुझे सेम लिपस्टिक XYZ ब्रांड, मुझे ब्रांड भी नहीं पता है, हम लेके चलते हैं कि यार किसका, हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो सकता है या नहीं है मुझे नहीं पता। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का लिपस्टिक है, या आप शुगर का बोल सकते हो, जो बहुत ज्यादा मैडम बोलती रहती है। अब शुगर का लिपस्टिक है, नायका पे मिलता है 100 रुपए में। अब उन्होंने एड बंद कर दी अचानक से, रिच मी मेरी कंपनी बेचने लग गई लिपस्टिक, और मैंने ऑनलाइन एड कर दी 90 रुपीज की, वो आपको दिख गई। आप कहां से ऑनलाइन परचेस करोगे? मेरे से 90 रुपीज, क्योंकि आप एड देख के, रील देख के, न्यूज देख के, या इधर उधर से पढ़ के, या उधर उधर की एड देख के परचेस कर लेते हो। वैसे आपने परचेस कर लिया। अब आता है ऑफलाइन वाला, कट टू ऑफलाइन। डीमार्ट जाते हो, रोज वही जाओगे, सही है ना? क्योंकि अगर आपको ग्रोसरी परचेस करनी है, सेम स्टोर जाओगे। अगर मैं, एक मेरा ब्यूटिशियन है, एक मेरी पार्लर वाली है, एक मेरा सलून वाला है, तो मैं बार बार उसके ही पास जाता हूं, या मैं रोज चेक करता हूं सलून वाले के पास, तू 200 रुपए ले रहा है क्या? ये 250 लेता है, चलो रहने दो, इसके पास जाऊंगा। अब 2-3 महीना गया, फिर लगता है तू 150 ले रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा। ये होता है? बिल्कुल नहीं होता। अपना सलून वाला फिक्स होता है। वैसे ही एक बार आप एक पार्लर में जा रहे हो, आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर में जा रहे हो, तो बार बार वही जाना शुरू कर दोगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, नायका जो डिस्काउंट दे सकता है दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप बोलोगे ऐसे कैसे? मैं यहां तक बोल सकता हूं कि जो कंपनी ओन ब्रांड बनाती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कंपनी ओन ब्रांड बनाती है, वो भी कंपनी नायका जितना डिस्काउंट नहीं दे सकती। अब बोलोगे ऐसे कैसे? जो कंपनी खुद के प्रोडक्ट बनाती है वो उतना डिस्काउंट कैसे नहीं दे सकती? मैं धंधे की एक ट्रिक आपको बता देता हूं कि जो भी कंपनी, आप बोलो फॉर एग्जांपल, आप ले लो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई भी प्रोडक्ट, लक्स सोप ले लो, लक्स साबुन वही बनाते हैं ना, एंड में मुझे 10 रुपए में मिलता है, कंपनी कम से कम 5-6 रुपए में तो बनाती होगी, उसके बाद में सभी लोगों को कमीशन जाते हैं। अभी समझो कंपनी 5-6 रुपए में बनाती है, और कमाती कितना है? समझो 1 रुपया कमाती है, 5 रुपए को कमा के वो 6 रुपए में बेच देती है, बाद में 4 रुपए बीच वाले सभी लोगों को चला जाता है। अब मजेदार चीज ये है कि कंपनी ने बोल दिया चलो मैं 6 रुपए, 1 रुपए कमाना है मुझे, मैं ऑनलाइन भी 6 रुपए को बेचूंगा। भाई दुकानदार मर जाएंगे। अगर दुकानदार का 10 रुपए में बेच रहा है और कंपनी 6 रुपए में बेच रही है, तो लोग लेंगे कहां से? 6 रुपए से लेंगे। अब आप बोलोगे कि कंपनी का सेल बढ़ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि जो बंदा दुकान में जाके माल खरीदने वाला इंसान है, वो क्या करेगा? वो डेफिनेटली वो लक्स साबुन रखना बंद कर देगा, और उसी दुकान से जो अवेलेबल साबुन है उसमें से कोई साबुन ले लेगा। इसका मतलब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको कुछ दिख जाएगा अच्छा खासा, 2-3 क्वार्टर में या 1 क्वार्टर में, उसके बाद में गड़बड़ होती हुई नजर आएगी। यहां पे क्या है ना, प्रोडक्ट किसको दिया? इनको दिया, सीधा कंपनी से माल परचेस कर लेते हैं, सीधा कंपनी से माल आता है, इसीलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़ा होना चाहिए, मोर देन मिनिमम 50% होना चाहिए, मोर देन मिनिमम 50% होना चाहिए। क्योंकि इस धंधे की समझ हमें भी है, बहुत डीपली हमने एनालाइज किया है। बट आज इनका, अब आप बोलोगे यार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है या मार्जिन क्या होता है? सिंपल समझ लो आप, मैं अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए को बेच रहा हूं, इसका मतलब मैंने वो 50 रुपए से परचेसिंग की हुई है, मतलब मुझे वो 50 रुपए को पड़ा है। अगर आप क्लोथिंग में काम करते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम करते हो, तो आपको पता होगा मिनिमम मार्जिन डबल लगा के ये लोग बेचते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका देखो तो 6% है। क्यों 6% है? बहुत ज्यादा कम है 6%, क्योंकि इनका स्पेंडिंग बहुत ज्यादा एड के ऊपर। अब ये कम क्यों होने के चांसेस है? क्योंकि ये ऑफलाइन स्टोर्स भी बना रहे हैं। जितने ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स इनके बनते जाएंगे, उतना ज्यादा फायदा इनको होता जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे समझ गए नायका का बिजनेस। ये एक चीज हुई। अब मजेदार चीज पे आते हैं, इनका वैल्यूएशन। ऑलमोस्ट इनका अगर आप सेल्स देखो पर ईयर तो 6000 करोड़। अब इस बार मुझे लगता है 7000 करोड़ तक वो पहुंच जाएंगे। अगर 7000 करोड़ का धंधा कर रहा है तो चलो यार 3x बना देता हूं तुमको। और कितना बनाऊं? 21,000। चलो 4x बना देता हूं, 28,000। 5x ले लो, 5x 35,000 करोड़। चल कितना रहा है? 54,000 करोड़। ये थोड़ा सा चुभने वाली बात मुझे लग रही है, क्योंकि तुम पैसा उड़ा उड़ा के धंधा कर रहे हो, और वो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो कि तुम भी कर लो, फिर इतना आसान है तो कोई भी, मतलब जो भी बड़ा बिजनेसमैन है वो कर सकता है। नायका का एक एडवांटेज है, आपको पता है, नायका पे लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, जहां पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अमेजॉन से ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, वहां पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल सकता है, बट यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। शायद लग रहा है मैं प्रमोशन ही कर रहा हूँ इन लोगों का, बट एक चीज है समझ लेना, थोड़ा रिस्की है, बट एकदम भी थर्ड क्लास नहीं है। आप विचार करके इन्वेस्ट कर सकते हो, डिसीजन लेके।
मेरे हिसाब से प्रॉपर एनालिसिस करके ही हर एक बॉटम पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अगर थोड़ा रिस्क लेना ही है, क्योंकि अपना ऑडियंस तो ऐसा ही है, रिस्क है तो इसका है वाला। कमेंट बॉक्स में बताना वैसा ही आपका माइंडसेट है या नहीं। सिर्फ जाते जाते एक बात बता देता हूँ नायका के बारे में। नायका का जो प्रोजेक्शन है ना 2026 के आसपास 26,000 करोड़ का इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट होगा, टैम बोलते हैं उसको। सो दैट जो ग्रोथ है ना वो एग्रेसिव है। जो न्यू एज बिजनेस का माइंडसेट होता है वो प्योरली है इनका बहुत ज्यादा एक्सपांड करना है और कस्टमर एक्वायर करना है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ा मार्केट अभी है इस इंडस्ट्री का, टोटल मार्केट, जहां पे सीधा 7,000 करोड़ का सेल वगैरह कर रहे हैं लोग, अभी तक पहुंचे नहीं है वहां पे, फिर भी मैं बात कर रहा हूं। तो मार्केट बहुत बड़ा है और ट्रस्ट भी अच्छा है इनके ऊपर, ब्रांड भी अच्छा खासा बन चुका है। सिर्फ बैलेंस शीट और थोड़ी स्ट्रांग बनेगी ना, मजा आ जाएगा। हीरो मोटर का रिजल्ट आ चुका है जहां पे स्टॉक कंसिस्टेंटली आपको डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। जिनका क्वार्टरली रिजल्ट आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 10,200 करोड़ का सेल्स है, जहां पे नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साहब अगर आप इनका देखो तो 14% के आसपास है, मेंटेन्ड है, डिसेंट है। मेरे हिसाब से रिजल्ट बिल्कुल भी खराब नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को रिजल्ट खराब लग रहा है। रीजन मैं बता देता हूं कि स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ आ चुकी है, स्पाइक आ चुका है। जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ है वो सेम ग्रोथ इसमें नहीं है। बोलोगे ये कैसे? मैं पहले से बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, हीरो का हीरो प्रोडक्ट नहीं है। अगेन रिपीट करता हूं, हीरो मोटर्स का हीरो प्रोडक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है। टिपिकल तुम्हारे जो भी प्रोडक्ट चल रहे हैं अभी भी उसके ऊपर ही चल रहे हो। बजाज ने सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी, तुम इनोवेशन भाई साहब क्या कर रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ऐसा कौन सा झंडा तुमने गाड़ दिया है कि हर जगह पे हीरो व्हीकल मुझे नजर आ रही है? आजकल का ओला तुमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा एथर में सबसे ज्यादा स्टेक हीरो के है, फिर भी एथर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना सब कुछ है, जो होना चाहिए था वो नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं हीरो मोटर कॉर्प। आपके व्यूज मुझे बता सकते हो। अब एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं बताएं, इनकी एक एक्सट्रीम हीरो एक्सट्रीम 125 समथिंग ऐसी कुछ तो बाइक आ रही है या आ चुकी है, थोड़ा देखना पड़ेगा। एक्सट्रीम तो ऑलरेडी इनकी है मुझे पता है, उसका सेल्स अच्छा हो सकता है, ब्ला 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 सारी चीजें चल रही है, बट वो एक लिमिट में हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि एक्सपोनेंशियल कुछ ये दिखा पाएंगे, सो दैट वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ओवरऑल पीई इसका 25 है, बट इंडस्ट्री पीई मुझे लगता है 52 के आसपास है, जो कि इस स्टॉक को थोड़ा सा अभी भी अंडर वैल्यूड दिखा देता है। पर जो ग्रोथ है ना वो भाई साहब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे 6% की कोई ग्रोथ होती है क्या? 1 लाख करोड़ की कंपनी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई 10, 15, 20, 25 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी आपका सेल्स 6% से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। 3 साल की सेल्स ग्रोथ बात कर रहा हूं, 5 साल की देखोगे चक्कर आ जाएगा, सिर्फ 2% से बढ़ रहा है। 2% से सेल्स ग्रोथ देने वाली कंपनी को भाई क्या वेटेज दो भाई साहब? 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखो सिर्फ 4% है। अब कहां बढ़ा रहे हो, क्या हो रहा है? आई डोंट नो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनालिस्ट, अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो बड़े बड़ी कंपनियों में एनालिसिस करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के लिए करते हैं, बहुत सारी इंटरनल चीजें हम डिस्कस करते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि यार इनके हीरो प्रोडक्ट आने वाले। मैं वही उनको 10 बार बोलता हूँ कि भाई साहब इनके हीरो आने वाले ना तो बाप हीरो प्रोडक्ट आने वाले ना बाकी कंपनियों के। या अगर 5% से बढ़ेगा वो 10% से बढ़ेंगे ना। इनकी 10 गाड़ियां जाने वाली है तो उनकी 20 जाने वाली है, 50 जाने वाली है, 100 जाने वाली है। तो मैं घूम फिर के ऐसे स्टॉक में क्यों कूदूं जो मुझे अटका सकता है? कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, कंपनी एकदम बढ़िया है, डिसेंट है, ग्रो हो रही है, कोई भी इशू नहीं है, फंडामेंटल जबरदस्त है, बैलेंस शीट एक नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है भाई साहब, धीरे चल रही है, वही एक ही प्रॉब्लम है। जैसे हमारा वीडियो थोड़ा आज लंबा हो रहा है, बट मेरे हिसाब से आपको वैल्यू मिल रही है। कमेंट बॉक्स में वैल्यू लिख देना अगर जेन्युइनली आपको लग रहा है कि मैं वैल्यू डिलीवर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज जानबूझ के मैं एक बड़ा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको, मुझे ये देखना है कि वैल्यू पसंद आती है या 5 मिनट की न्यूज पसंद आती है। न्यूज देखनी है तो कोई भी दे देगा आपको, जी बिजनेस, सीएनबीसी, कहीं पे भी जाके देख लेना आप। मगर ये जो व्यू है और इनसाइड बातें हैं ये कोई नहीं देता है, जो मैं देने की कोशिश करता हूं। इससे भी बहुत कुछ मेरे पास है, ये स्टॉक सारे जो मैंने बोले ना, बहुत डीप नॉलेज मेरे पास है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आपको दे सकता हूं। अगर इसको आपने अप्रिशिएट किया, 5000 कमेंट आ गए, हर एक इंसान ने इस वीडियो को लाइक किया ना, तो मुझे बहुत आनंद होगा। जो मैं 1.5-2 घंटा लेके शूट करता हूं आपके लिए, मुझे मजा आ जाएगा। ओके, तो चलिए ओला के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बातें हो रही थी ओला के बारे में। 46,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जहां पे ईयरली सेल अगर आप इनका देखो तो 5,000 करोड़ के आसपास ये लोग सेल करते हैं। सेल्स ग्रोथ इनकी सीधी 1600-1700% नजर आती है।
बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, प्योरली लॉस मेकिंग कंपनी है, अच्छा खासा लॉस बुक करते हैं लोग। 5,000 करोड़ का सेल किया, उसमें से 1,500 करोड़ का लॉस किया है। अब सिंपल चीज मैं बता देता हूँ एक आपको, कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया और वो तगड़े लॉस में बेच दिया, आराम से सेल होता है भाई साहब, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके लिए आपके पास पैसा लगता है, कैपिटल लगता है, बहुत ज्यादा पैसा पेलना पड़ता है मार्केट में, तभी ये चीजें होती है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये अरे ओला तो बड़ा ब्रांड बन गया है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, ये बनाते वक्त इनके 10 ब्रांड 20 ब्रांड फेल हो चुके हैं। क्या आपको पता है, ओला इलेक्ट्रिक के पहले इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड बना रखे थे जो कि कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। जो कि इनका ओला कैब का जो बिजनेस है, मैंने 100 बार बोला, ये सिर्फ कैश रोटेट करने वाला बिजनेस है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है ओला कैब्स में वगैरह, ये सब कुछ मिट्टी में मिलने वाले बिजनेसेस है। बट उसका इस्तेमाल करके, उस ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करके, फर्स्ट मूविंग एडवांटेज और एक वैल्यू जो बन गई, उससे अलग अलग अब ये ब्रांड बनाने की कोशिश करे। फूड डिलीवरी का उन्होंने प्लान किया, ई कॉमर्स बिजनेस का प्लान किया, बहुत सारे इन्होंने प्लान किया, सब कुछ फेल हो चुका है। अब जो इन्होंने मैप बिजनेस में भी एंट्री करी है, उसमें भी बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। बट बात करेंगे स्टॉक की, भाई साहब 75-76 वाला स्टॉक सीधा जा चुका था कहां पे, 130 के आसपास, 129 बी स्पेसिफिक, वहां से फिर अभी 104 में ट्रेड कर रहा है, जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं 1 बजे के आसपास, और इसका लो 100 का बन चुका है। मतलब आज एक दिन में 130 से लेके 100 रुपए तक आना, इसका मतलब 30% का लॉस ऑलरेडी एक दिन में हो चुका है। आप बोलोगे कि कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल भी लॉस नहीं है। बट एक चीज याद रखना, जो बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, सडनली इतना नीचे क्यों आएगा, सवाल बढ़िया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो लोगों को आईपीओ में नहीं मिला, वो लोग अगर ऊपर बाइंग करने लग जाएंगे तो भाई साहब अगेन चांसेस थोड़े डरावने लग सकते हैं। सो बी केयरफुल, रिस्क है इसमें। और एक चीज मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूं, इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत हेवी वैल्यूएशन है। आगे जाके एक इसमें ड्रॉडाउन हमें नजर आ सकता है जब लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे घुसे पड़े हैं, जिनको कुछ भी करके डिस्परेट होकर पैसा निकालना है। एक बहुत बड़ी कंपनी, नाम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, इनकी भी इन्वेस्टर है, पर उनके बहुत ज्यादा आईपीओ अभी मार्केट में आ रहे हैं। उनका एक ही स्ट्रैटेजी, कुछ भी करो, ठोको, पेलो, मार्केट से पैसा निकालो, बाहर निकलो। इंडियन कंपनी नहीं है जो बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करती है अलग अलग स्टॉक के अंदर, अलग अलग कंपनियों के अंदर इनिशियल लेवल पे, और अब बड़ी होने के बाद वो आईपीओ लॉन्च करते हैं। उनका और एक आईपीओ अभी आ रहा है रिसेंटली, वो भी अच्छा है, कंपनी अच्छी है, मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूंगा। फिर भी वो लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे उनकी मैच्योरिटी हो जाती है, मतलब उनका जो लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है, वो लोग निकल लेते हैं इसमें से, और रिटेलर लोग में भी फंसने के चांसेस हो सकते हैं अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ यू वांट। मैं कोई भी आपको सजेशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। एक माइनिंग की बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, जहां पे मुझे लगता है 25 या 26 साल से केस चल रही थी। अब चक्कर क्या है मैं बता देता हूँ। जो भी कंपनियां माइनिंग करती है ना, तुम माइनिंग कहाँ पे कर रहे हो, भारत देश में कर रहे हो। भारत देश किसका है, भारत सरकार का है। अगर तुम यहाँ पे माइनिंग कर रहे हो तो इसका मतलब उसमें से एक परसेंटेज मुझे मिलना चाहिए, मुझे मतलब भारत देश को, भारत सरकार को मिलना चाहिए। वो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। स्टेट गवर्नमेंट बोलता है, अरे भाई तुम मेरे स्टेट में खुदाई कर रहा है, मेरे स्टेट में माइनिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरा क्या बनेगा, मुझे भी टैक्स चाहिए ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी टैक्स लगा दिया। अब इन्होंने, जो माइनिंग कंपनीज है, कोर्ट में चली गई, केस चालू हो गया। अब केस तो आपको पता है कि 1-2 साल में खत्म होता ही नहीं है। अब 25 साल के बाद अब रिजल्ट आ चुका है, 1-2 रिजल्ट बीच में आए थे, फिर ऊपर के कोर्ट में जाके उन्होंने सब कुछ सेटल करने की कोशिश करी। अब फाइनल रिजल्ट यह आ चुका है कि इनको टैक्स देना ही होगा। भाई साहब, टाटा ग्रुप माइनिंग करता है, वेदांता माइनिंग करता है, आप एनएमडीसी बोल सकते हो, गवर्नमेंट वाली कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर बोल सकते हो, अब ये गवर्नमेंट वाली नहीं है, अब वेदांता अग्रवाल साहब के पास ही है। इनको भी अब पैसा देना होगा। और जब भी कोई गवर्नमेंट पेनल्टी आप पे लगती है, गवर्नमेंट के ड्यूज आपको देने होते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग पेनल्टी देनी होती है। अगर इनको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ता, स्टॉक ना, मैं खुलेआम बोल देता, साला बेच दो इनको, रखना मत, क्योंकि हम मर जाएंगे, कंपनी खत्म हो जाएगी। 25 साल के ड्यूज कंपाउंडिंग में 18% यार इंटरेस्ट लगा देते, 18% इंटरेस्ट जोक नहीं है, और पेनल्टी 100% के ऊपर भी जा सकती है। तो इसका मतलब ये मर जाते हैं। तो कोर्ट ने क्या बोला कि अभी आप ऐसे वसूल नहीं कर सकते। अब एक काम करो, स्टेट को अधिकार है, ये लोग पैसा ले सकते हैं इनसे, बट एक काम करना, इनको टाइम दे देना। अब कितना टाइम देना है, तो इनको समवेयर अराउंड 12 साल दे दिए गए। 12 साल में पार्टली पेमेंट आपको करना है, रीपेमेंट करके इसको क्लियर कर देना है।
केंद्र सरकार रॉयल्टी ले लेगा और राज्य सरकार जो है ये इनसे टैक्स वसूल कर सकता है। अब एक एग्जांपल बीच में मुझे लगता है आंकड़े दिए थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टाटा ग्रुप ने, टाटा माइनिंग ने समथिंग कि 16,000 या 17,000 करोड़ का कुछ ड्यू बनता था उनका। ये 1-2 साल पहले की न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एकदम परफेक्टली याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ इतनी बड़ी अमाउंट हो जाती है। उन्होंने पेनल्टी ऐड करी थी नहीं करी थी आई डोंट नो, लास्ट टाइम जो केस चल रही थी 1 साल पहले समथिंग हमने कवर किया था उसको, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब बायबैक का एक बहुत बड़ा माहौल चल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम कंपनियां बायबैक करने की कोशिश कर रही है। 1 अक्टूबर 2024 तक ये बहुत सारी कंपनियां बायबैक करने की कोशिश करेंगी। लिस्ट बहुत बड़ी है, कौन सी है सुनिए आपको। वेल्सपन है, इंडस टावर है, नवनीत एजुकेशन, एआई इंजीनियरिंग, सिंफनी लिमिटेड, धनुका और बहुत बड़ी लिस्ट है। ये सारे लोग बायबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन मैं बता देता हूँ, 1 अक्टूबर के बाद अगर ये जाएंगे ना बायबैक करने के लिए तो इनको टैक्सेशन बहुत तगड़ा लगेगा, जो कि डिविडेंड के लिए जो टैक्सेशन लगता है ना वो टैक्सेशन उनको देना पड़ेगा। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी से बायबैक करके मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 1 अक्टूबर के बाद वाट लगने वाली है। सो बहुत सारी कंपनियां अभी बायबैक करेगी, इससे उनके स्टॉक को भी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, स्टॉक भी आगे ग्रो हो जाएगा और उनको टैक्स भी नहीं लगने वाला। बहुत ज्यादा मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाया है, इसीलिए प्लीज एक बार लाइक कर सकते हो। आरती इंडस्ट्रीज की हम अगर बात करें ना तो भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए मैं नीचे देख के आपके कमेंट भी पढ़ के स्टॉक के बारे में बातें कर रहा हूँ। आरती इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो उनका मानना यह है कि जो भी सेल्स उनका ड्रॉप हो सकता है या प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं चाइना की वजह से, उस वजह से अभी सेल ऑफ आ रहा है। मैं और एक बार आपको बता देता हूं कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका था, उसको ऊपर लेके जाया गया, उसके बाद में ऊपर जाके फिर से ठोका गया। ये सिंपल लॉजिक है। ऑपरेटर गेम बहुत सारे स्टॉक्स में होते रहते हैं, क्योंकि उनके एक स्टेटमेंट के हिसाब से इतना ज्यादा फॉल आ सकता है। इतनी बार इन्फोसिस ने बोला, इतनी बार टीसीएस ने बोला, इतनी बार HCL ने बोला कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन या हमारा सेल्स इंपैक्ट हो सकता है ड्यू टू द ग्लोबल क्राइसिस। कितना स्टॉक करेक्ट हुआ? 2%, 3%, 4%, 5%। ऐसा फ्री फॉल कभी भी नहीं होते। यहाँ पे तगड़े फॉल्स हो रहे हैं और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, गिरता हुआ छुरा हाथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए उसको ऑब्जर्व करो, अगर आपको लगता है हाँ ठीक है इस लेवल पे मैं उठा सकता हूँ तो उठा लेना। अभी भी उसका पीई हैवी है, इंडस्ट्री पीई के साथ मैच कर रहा है, और थोड़ा सस्ता होने दो फिर आप सोच सकते हो। बिजनेस फंडामेंटली देखो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाला है, बिजनेस ग्रो करता रहेगा। चाइना का और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, जो चाइना पे की बात की जा रही है ना कि चाइना डंप करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इतना आसान नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का एक बहुत अच्छा खासा पॉडकास्ट हुआ, मीटिंग हुआ, बहुत हाइप किया उन्होंने, सब कुछ हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि मैं चाइना पे 10% ये लाद दूंगा, वो कर दूंगा, ये इम्पोज करूंगा, चाइना को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा वगैरह वगैरह। ये भाई साहब उठते हैं तो सीधा बोलते हैं कि मैं चाइना को ये करूंगा, वो करूंगा। अगर चाइना के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया, आप बोलोगे कि थोड़ा आप गलत बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा हूं। चाइना के ऊपर अगर इन्होंने एक्शन लिया तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा चाइना को दबाते जाओगे उतना ज्यादा दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज चाइना इज अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई साहब, याद रखना मैं जो बोल रहा हूं कि सारे देश को मिलजुल के ही चलना होगा। जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट में होगा। तो किसी एक देश ने ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं अकेला बहुत बड़ा हूं, दूसरे सबको नीचे ठोक दूंगा, ये बिल्कुल चलेगा नहीं। तुम भी मरोगे, दूसरों को भी लेके मर जाओगे, यही होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर डोनाल्ड ट्रंप वो करते हैं तो चाइना पे और ज्यादा प्रेशर आएगा, तो इससे और ज्यादा फायदा इंडिया का ही होने वाला है। सो जिस तरीके से चाइना को निगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये होगा हमारे ऊपर, वो होगा, मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ हो सकता है। बोलने के लिए बहुत और कुछ है, बोल सकता हूँ। HCL के रिजल्ट आने वाले हैं, ग्लैनमार्क के रिजल्ट आने वाले हैं, कल उसके ऊपर बात करेंगे। HCL तो बहुत अपना फेवरेट स्टॉक है, बट ऑलरेडी हमने बोल रखा है कि रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ सकता है, थोड़ी तैयारी अपनी रखनी है, बट फंडामेंटली स्टॉक बहुत बढ़िया है। वीडियो को बहुत ज्यादा एफर्ट लिए भाई साहब आज, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को हक से सब्सक्राइब करना, क्योंकि 2 लाख लोगों की फैमिली हमें इसी महीने में क्लोज करनी है। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।